Hello everyone, welcome to MBA Pathshala's YouTube channel. So guys, today in continuation to what we have been discussing in the last few weeks, okay, आज भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं CAT 2025 के कुछ important questions. Okay, so this is your slot one and this is a discussion of verbal ability questions. Last session में हम लोगों ने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का डिस्कशन किया था. इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस. सो you already know how we do these questions. Okay, I'm going to show you the question first, let you try, and then we take it for discussion. So guys, have a look. This is an odd one out question, by the way. So जो 5 sentences आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इसमें से odd sentence आपको पता लगाना है. Okay, so let me solve this question for you guys. So first वाला sentence पढ़ते हैं. The Bayeux tapestry was therefore an obvious way to tell people about the downfall of the English and the rise of the Normans. अब यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा हिंट मेरे को मिल रहा है, and that hint that I can sense here is the word therefore. ठीक है. So देयरफॉर का मीनिंग क्या होता है? देयरफॉर का मीनिंग ये होता है कि मेरे पास एक कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप बन रहा है और ये चीज़ किसी का रिजल्ट है. ओके, तो मेरे को इसका कॉज देखना पड़ेगा और अगर कॉज मेरे को नहीं मिलता तो इसका मतलब दिस कुड बी लाइक द पोटेंशियल आंसर, द ऑड वन आउट. नेक्स्ट सेंटेंस को पढ़ते हैं. So if we take an expert in Anglo-Saxon culture, Gail Owen Crocker's idea that the tapestry was originally hung in a square with certain scenes facing each other, people would have stood in the center. Okay, so looks like how people engage with art, with a certain type of art, उसके बारे में कुछ बात चल रही है. Art historian Linda Neagle has argued that pre-Renaissance people interacted with art visually, kinesthetically, सेंसरी परसेप्शन थ्रू बॉडीली मूवमेंट एंड फिजिकली. आर्ट के साथ आप कितना डीपली इंटरेक्ट कर सकते हो अलग अलग तरीकों से, ठीक है, बिकॉज दे हैव टॉक्ड अबाउट सेंसरी परसेप्शन, बॉडीली मूवमेंट वगैरह वगैरह. और अगर आप देखोगे ना तो सेकंड ऑप्शन में भी उन्हीं लाइंस पे बात है कि किस तरीके से आप आर्ट के साथ ज़्यादा इमर्सिव तरीके से, ज़्यादा कनेक्टेड तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हो. ओके, सो लुक्स अ बिट सिमिलर. थर्ड पे आते हैं. दैट वुड मेक इट एन 11th सेंचुरी इमर्सिव स्पेस. देखो यार, यहाँ पे वापस से इमर्सिव स्पेस की उन्होंने बात की. इमर्सिव स्पेस का मतलब यू वांट टू कनेक्ट विद द आर्ट. ओके, सो जो भी आर्ट फॉर्म की आप बात कर रहे हो, आप उसका कनेक्ट करना चाहते हो, उसमें इमर्स होना चाहते हो, डूबना चाहते हो, विद सीन्स करस्पॉन्डिंग एंड इक्वइंग ईच अदर, ड्रॉइंग द व्यूअर्स अटेंशन, प्लेइंग ऑन देयर सेंसेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टोरी दे थॉट दे न्यू. So the basic idea being how you can connect with the audience in the best possible manner. Okay, व्यूअर का अटेंशन लेना है, उनके सेंसेस के साथ प्ले करना है और उनके दिमाग में वो स्टोरी चलनी चाहिए जो उनको लगे कि सही स्टोरी है, बट देन द आइडिया दैट दे आर एक्चुअली मेकिंग दैट स्टोरी इन देयर हेड इज एनफ टू कैप्चर देयर अटेंशन. लास्ट सेंटेंस को पढ़ते हैं. द Bayeux tapestry would have been hung at eye level to enable this. यहाँ पे enable this क्या हो सकता है? मे बी उनका क्लोज इंटरेक्शन आर्ट के साथ. ठीक है, अब यहाँ अगर मैं सारे सेंटेंस को पढ़ता हूँ तो ब्रॉडली स्पीकिंग आई कैन सी 2, 3, 4, 5 these sentences talk about how audience can interact in a more कनेक्टेड वे, इमर्सिव वे विद द आर्ट. ठीक है, और उसका इन लोगों ने कुछ एक कंटेक्स्ट बनाया है और तरीके बताए हैं कि कैसे इंटरेक्शन हो सकता है आर्ट के साथ. Bayeux टेपेस्ट्री वगैरह का इन्होंने बात किया है. ओके, लेकिन यार 2, 3, 4, 5 की इतनी पॉजिटिव बातों के बीच में एक नेगेटिव बात आ रही है. The Bayeux tapestry therefore is an obvious way to tell people about the downfall of the English and rise of the Normans. Okay, now the thing is कि मैं यहाँ पे therefore लगा के ये बोल रहा हूँ कि इस रीज़न की वजह से ही Bayeux टेपेस्ट्री सबसे बेस्ट तरीका था लोगों को बताने का कि इंग्लिश की डाउनफॉल कैसे हुई, राइज ऑफ नॉर्मन्स कैसे हुआ. तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इसके पहले कुछ ऐसा कंटेक्स्ट बनना होता जहाँ पे डाउनफॉल ऑफ द इंग्लिश या राइज ऑफ नॉर्मन्स का कुछ तो हिंट मेरे को मिलता और मैं बोलता कि लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना है. तो शायद ये सबसे बेस्ट माध्यम है, ये सबसे बेस्ट तरीका है. लेकिन ऐसा कोई नेगेटिव कंटेक्स्ट मेरे को मिला नहीं कहीं पे कि डाउनफॉल हो रहा है इंग्लिश का, नॉर्मन्स का राइज हो रहा है. ओके, प्लस यहाँ पे देयरफॉर लगा हुआ है तो इसको मैं इंडिपेंडेंटली फिट भी नहीं कर सकता क्योंकि देयरफॉर को जस्टिफाई करने के लिए मेरे को इसका कॉज इसके पहले लाना पड़ेगा, राइट? और कॉज आएगा तो ही तो इफेक्ट आएगा. अगर इसका कॉज नहीं मिलेगा तो इसका मतलब ऑड वन आउट हो जाएगा. ओके, सो दिस इज
अ वेरी वेरी बिग हिंट कि यार फर्स्ट ऑप्शन मेरा एक अच्छा खासा कैंडिडेट बन रहा है ऑड वन आउट के लिए। बाकी ऑप्शंस की मैं बात करता हूं, तो बाकी ऑप्शंस को अगर अपन देखें तो यू कैन एक्चुअली सी दैट द अदर ऑप्शंस कुड बी अरेंज्ड इन 3-5-2-4 फॉर्मेट। नाउ द बिग क्वेश्चन इज कि क्या मेरे को एक्चुअल एग्जाम में ये 3-5-2-4 खुद अरेंज करके देखना है? मैं सजेस्ट करूंगा नहीं देखो, क्योंकि 3-5-2-4 को पूरा आप अरेंज करते बैठोगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आई एम जस्ट टेलिंग यू बिकॉज ऑब्वियसली वी आर जस्ट डिस्कसिंग द क्वेश्चन। एक्चुअल एग्जाम में अगर आपको इतना आइडिया लग गया कि यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप है और देयर फॉर जस्टिफाई नहीं हो पा रहा, तो इसका मतलब यही ऑड वन आउट है और ये थोड़ी सी नेगेटिव बात भी कर रहा है। बाकी 2-3-4-5 पॉजिटिव सेंस में आर्ट के साथ आपका कनेक्शन या इंट्रैक्शन की बात कर रहा है, तो मोस्ट पॉसिबली 2-3-4-5 तो नहीं हो सकते ऑड वन आउट। ओके, द ओनली ऑप्शन दैट कुड बी ऑड वन आउट इज फर्स्ट ऑप्शन। अब इसको हम थोड़ा सा पैराग्राफ को भी देख लेते हैं 3-5-2-4। Art historian Linda Neagle has argued that pre-Renaissance people interacted with art visually, kinesthetically, sensory perception through bodily movement and physically। मतलब हर तरीके के साथ प्री रेनेसा पीपल इंटरेक्ट करते थे आर्ट के साथ। ये सारे तरीके सेंसरी परसेप्शन, बॉडली मूवमेंट, फिजिकली, विजुअली वगैरह वगैरह। ठीक है, अब क्योंकि वो इतना ज़्यादा इंटरेक्शन करते थे आर्ट के साथ, इसीलिए बुएक्स टेपेस्ट्री वुड हैव बीन हंग एट द आई लेवल टू एनेबल दिस। अब अगर आप आई लेवल पे उसको टांगोगे तो लोग उसको देख पाएंगे, समझ पाएंगे, उसको टच कर पाएंगे, फील कर पाएंगे, हर तरीके से उसका कनेक्ट कर पाएंगे। तो आई लेवल पे उसको हैंग करने का रीजन शायद यही रहा होगा, बिकॉज पीपल वांटेड टू एंगेज विद दैट आर्ट, राइट? ओके, देन you have second option. So if we take an expert in Anglo-Saxon culture, Gail Owen Crocker's idea that the tapestry was originally hung in a square with certain scenes facing each other. Now look at this. यहाँ पे आपने आई लेवल पे हैंग करने की बात की, उसी आई लेवल पे हैंग करने की बात को आपने आगे बढ़ाया, saying that tapestry was originally hung in a square with certain scenes facing each other. People would have stood in the center. अगेन यू कैन सी आई लेवल पे हैंगिंग की बात हो रही है, लोगों के उस आर्ट के साथ कनेक्ट करने की बात हो रही है। ओके, तो ये इसके साथ जा रहा है, कोई इसमें शक नहीं है, ठीक है। And then you finally end it with that would make it 11th century immersive space with scenes corresponding and echoing each other, drawing the viewer's attention, playing on their sense and understanding of the story that they thought they knew. And this is very much in sync with placing the art at the eye level so as to allow the best interaction, best visual interaction, best kinesthetic experience, sensory perception। और ये लग भी रहा है कि एंडिंग स्टेटमेंट है, आप इस पूरे डिस्कशन को यहाँ पे आके एंड कर रहे हो, ठीक है। सो आई थिंक this is pretty much clear that 3-5-2-4 makes sense, and the only option that you cannot justify fitting in with this is first option. Yes, first option is the answer, ठीक है। So that is how you can work it out. So my take is you don't have to check the entire thing, जो इनिशियली मैंने स्टार्टिंग के 2-3 मिनट में 4 मिनट में समझाया था आपको, उस लॉजिक से भी आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो या दैट्स फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। अगेन आई वांट टू पीपल टू ट्राई दिस क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन वी टेक इट फॉर डिस्कशन। ओके, सो आई होप यू हैव ट्राइड दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पे क्वेश्चन में करना क्या था, you have this sentence and you have to fit it in one of these blanks, right? Okay, so let's look at the sentence first. So this is sentence insertion. Sentence क्या बोल रहा है, historically silver has been and still is an important element in the business of show, visible in private house, churches, governments and diplomacy, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस है उसके हिसाब से हिस्टोरिकली सिल्वर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है और अभी भी इंपॉर्टेंट है। किस में इंपॉर्टेंट है? बिजनेस ऑफ शो में। विजिबल होता है प्राइवेट हाउस, चर्चेस, गवर्नमेंट एंड डिप्लोमेसी में। देखो, बिजनेस ऑफ शो एक काफ़ी ब्रॉड बात आपने कर दी। शो बिजनेस में आपका डिप्लोमेसी भी आ गया, बिजनेस भी आ गया, ठीक है, चर्चेस भी आ गए। सो आई थिंक यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट इज शो बिजनेस। शो बिजनेस इज बेसिकली द आइडिया दैट हाउ यू कैन एक्चुअली इम्प्रेस पीपल विद सर्टेन थिंग्स। जैसे अगर मैं आज कहूँ कि भाई देर आर सर्टेन थिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट टू मेक एन इम्प्रेशन ऑन पीपल, दैट इज व्हाट एग्जैक्टली शो बिजनेस इज, ठीक है। तो सिल्वर है ना, हिस्टोरिकली शो बिजनेस का एक एलिमेंट रहा है और प्राइवेट हाउसेस, चर्चेस, गवर्नमेंट और डिप्लोमेसी में इसका काफ़ी यूज़ हुआ है। अब यहाँ पे ना एक मेरे को हिंट मिल रहा है कि इसके पहले भी सिल्वर का डिस्कशन चल रहा होगा, क्योंकि हिस्टोरिकली सिल्वर पहले भी था और अभी भी है। तो कुछ ऐसा कंटेक्स्ट होगा जिसमें इतना ब्रॉडली आप सिल्वर की इंपॉर्टेंस को डिस्कस कर रहे हो और एक बहुत पॉजिटिव सेंस में बात कर रहे हो, क्योंकि शो बिजनेस में काफ़ी ये पॉपुलर है, चलता है, ठीक है। सो देयर इज नथिंग नेगेटिव एज फार एज दिस सेंटेंस इज कंसर्न। पैराग्राफ पे आते हैं।
फर्स्ट ऑप्शन के बाद क्या लिखा है? Timothy Schroeder put it succinctly means, by the way, in short, in suggesting that electric light and eating in the kitchen eroded this need. Okay, so यहाँ यहाँ पे कोई नीड आई होगी, ठीक है, और उस नीड को ना इलेक्ट्रिक लाइट और ईटिंग इन द किचन ने कम कर दिया, ठीक है। मतलब ये जो नीड है ना, ठीक है, इसका लेना देना ईटिंग इन द किचन से है, ठीक है, और आपका इलेक्ट्रिक लाइट से है। ओके, सो दैट मीन्स वट एवर दिस नीड इज, ओके, वट एवर दिस नीड इज, इट इज़ वेरी वेरी limited, it's not a very big need, okay, it has something to do with kitchen, और मोस्ट पॉसिबली शायद किचन में खाने से और क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइट के आने से वो नीड खत्म हो गई, ठीक है। ओके, सो कैन वी प्लेस दिस, ओके, दिस अ चांस, हम इसको बिठा सकते हैं, ओके, हालांकि इसमें एक प्रॉब्लम आ सकती है, दैट प्रॉब्लम इज दैट इज माई सेंटेंस लिमिटेड इन स्कोप, जिसको सिर्फ मैं इसलिए नेगेट कर दूं कि यार हिस्टोरिकली सिल्वर की जो इंपॉर्टेंस रही है शो बिजनेस में वो इसलिए खत्म हो गई क्योंकि अब किचन में खाने लग गए और इलेक्ट्रिक लाइट आ गई। ओके, थोड़ा सा ऑड है ना, ठीक है, इसको कंपेयर करेंगे आगे। आगे बढ़ते हैं। एज ही एक्सप्लेन टू द ऑथर, सिल्वर व्हेन इल्यूमिनेटेड बाय फ्लिकरिंग कैंडल लाइट comes alive and almost dances before the eyes, but when lit by electric light it becomes flat and dead, which essentially means कि शायद ऑथर यहाँ पे बात कर रहा है जब आप डिनर करते हो या जब आप रात में खाना खाते होगे, तो उस टाइम पे होता क्या होगा कि पहले के टाइम में जब कैंडल लाइट होती होगी तो सिल्वर का शेड बहुत अच्छा लगता होगा कैंडल लाइट में, लेकिन इलेक्ट्रिक लाइट आ गई तो फिर डिनर करते टाइम वो चीज़ है ना उतनी इंप्रेसिव नहीं लगती होगी। अब ये मेरे को कैसे पता कि ये सिर्फ फूड से या डिनर से रिलेटेड कोई बात है, क्योंकि ना अदरवाइज कोई रीज़न नहीं है आपके ईटिंग इन द किचन आप यहाँ पे लिखो। ओके, कोई ईटिंग इन द किचन आपने लिखा है ना, तो इसका मतलब जिस कंटेक्स्ट दिस नीड की आप बात कर रहे हो, ठीक है, जिस नीड की बात कर रहे हो उसका कुछ ना कुछ लेना देना खाने से। ओके, अदरवाइज व्हाई वुड यू बेसिकली से ईटिंग इन द किचन इरोडेड दिस नीड। ओके, दैट मीन्स सिल्वर की जो एक पहले इंपॉर्टेंस थी जब आप फूड कंज्यूम करते थे, आप डिनर करते थे और लाइक आपके पास वो कैंडल लाइट होती थी तो उसमें उसका शेड बहुत अच्छा आता होगा, सो दैट वॉज समथिंग दैट क्रिएट्स एन इम्प्रेशन। ओके, सो बट नाउ अभी वो ऐसा नहीं होता क्योंकि अभी इलेक्ट्रिक लाइट आ गई, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। डोमेस्टिक एंड इकोनॉमिक चेंजेस may have worked against the market, but the London silver trade remained buoyant thanks to the competition of collectors seeking grand display silver at the top end and the bias of collectibles like spoons and wines and labels and novelties at the bottom. Okay, now यहाँ पे एक चीज़ अंडरस्टैंड करना, देखो यहाँ पे तो नेगेटिव बात हो रही सिल्वर को लेके, तो ये यहाँ तो आ नहीं सकता, ठीक है। ओके, फिर आपने आगे जब बात की कि डोमेस्टिक एंड इकोनॉमिक चेंजेस की वजह से लंदन लाइक डोमेस्टिक एंड इकोनॉमिक चेंजेस में हैव वर्कड अगेंस्ट द मार्केट, बट लंदन सिल्वर ट्रेड रिमेन्ड बॉयंट थैंक्स टू कॉम्पिटिशन ऑफ कलेक्टर्स सीकिंग ग्रैंड डिस्प्ले। सो यहाँ पे अब इस चीज़ को नोटिस करो, यहाँ पे बात हो रही है डिस्प्ले की। ओके, कलेक्टर्स को चाहिए ग्रैंड डिस्प्ले, सिल्वर एट द टॉप एंड, डिस्प्ले, शो बिजनेस, बायस ऑफ कलेक्टिबल्स। देखो कई चीज़ें ऐसी होती है जिसका पर्पस सिर्फ ये होता है कि लोगों को इम्प्रेस करो। you have a lot of those costly sports cars, they have less of utility but more of creating impression. So show business की बात हो रही है, grand display की बात हो रही है, collectibles की बात हो रही है, spoons, wines, labels and novelties at the bottom. Okay, so the point is ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना, ठीक है, ये डिस्प्ले के काम आती हैं, ठीक है। सिल्वर एट द टॉप एंड, ग्रैंड डिस्प्ले, कलेक्टर्स चॉइस, कलेक्टिबल्स मतलब लोग उसको शौकिया इकट्ठा करते हैं। यहाँ पे इस चीज़ को मैं प्लेस कर सकता हूँ क्योंकि दिस इज इन सिंक विद द सेंटेंस बिकॉज इट सेज हिस्टोरिकली सिल्वर हैज बीन एंड स्टिल एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द बिजनेस ऑफ शो। यहाँ पे भी बात हो रही है बिजनेस ऑफ शो की, यहाँ पे भी बात हो रही है डिस्प्ले की, यहाँ पे भी बात हो रही है कलेक्टिबल्स की। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको फिट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे आई बिलीव आप समझ ही गए होगे, सेकंड ऑप्शन में इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि इसके पहले नेगेटिव बात हो रही थी, यहाँ पे भी नहीं आ सकती। देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे आके ना, यहाँ पे आके वापस आप पॉजिटिव हुए हो, ठीक है। फिर आपने पॉजिटिव बात चालू की कि भाई दिस इज समथिंग दैट लाइक competition of collectors who want grand silver display. तो grand silver display मतलब something that would impress people, silver at the top end, right? So this is where I can place it.
आगे पढ़ते हैं. Another factor that came into play was systematic collection building of certain American museums over the period. Boston Huntington Art Gallery and Williamsburg, amongst others, were largely supplied by London dealers. Okay, यहाँ पे इसको प्लेस करने का कोई सेंस नहीं है. It would be too late. ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा ना सेंटेंस ऐसा लग रहा है जहाँ पे सिल्वर के पॉपुलैरिटी की बात आपने अभी स्टार्ट ही की है ना. सो ऑब्वियसली ये यहाँ पे तो नहीं आ सकता. ओके, इट कुड कम हेयर. नाउ द फाइनल कॉल वुड डिपेंड ऑन कि इसको यहाँ पे प्लेस करें कि यहाँ पे प्लेस करें. दोनों जगहों पे लग रहा है कि प्लेस हो सकता है. नाउ लेट मी गिव यू माय फाइनल लॉजिक एज टू व्हाई ऑप्शन 3 इज द बेस्ट प्लेसमेंट. उसके पीछे रीजन समझना. एक्चुअली ना ये प्लेस यहाँ पे हो जाता, लेकिन ये जो कंटेक्स्ट है, this context is mostly related to the idea of eating or having dinner. Okay, most possibly because आपने यहाँ पे ये चीज़ बोली, इस नीड को eating in the kitchen ने ख़त्म कर दिया. It has nothing to do with impressing people with silver. हाँ, ये ज़रूर है कि एक लिमिटेड कंटेक्स्ट में आप ये ज़रूर बोलना चाह रहे हो, जो आपने आगे भी बोला, कि सिल्वर को जब आप यूज़ करते थे तो कैंडल लाइट उस पर पड़ती थी, और कैंडल लाइट से उसका एक इम्प्रेसिव कह सकते हो कि एम्बियंस क्रिएट होता था. ओके, फ्लिकरिंग कैंडल लाइट. और वो एम्बियंस इलेक्ट्रिक लाइट के साथ क्रिएट नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइट जब सिल्वर पे पड़ती है तो फ्लैट एंड डेड लगता है. लेकिन क्या ये शो बिजनेस का पार्ट है? क्या ये शो बिजनेस का पार्ट है, या लाइक इज दिस टू इम्प्रेस पीपल, और इज इट समथिंग दैट इज कनेक्टेड टू लाइक हैविंग योर डिनर? ओके, एक बहुत लिमिटेड कंटेक्स्ट में. सो आई बिलीव ईटिंग इन द किचन इम्प्लाइज दैट इट इज अ लिमिटेड कंटेक्स्ट, not related to like the broader idea of show business and the fact that silver पहले भी पॉपुलर रहा है, अभी भी पॉपुलर है, क्योंकि चर्चेज में, प्राइवेट हाउसेज में, गवर्नमेंट में, डिप्लोमेसी में इसको यूज़ किया जाता है. ये उतना बड़ा और ब्रॉड आइडिया नहीं है. ये सिर्फ जब आप फूड कंज्यूम करते हो रात में, ठीक है, डिनर वगैरह करते टाइम, तो कैसे सिल्वर इंप्रेसिव लगता था. सो दैट इज द रीजन व्हाई आई वुड नॉट पुट इट हेयर. ओके, थर्ड ऑप्शन शो बिजनेस, कलेक्टिबल्स, ग्रैंड डिस्प्ले. ऑप्शन 3 second choice, that is the best like the final call. Okay, best placement. Okay, so option 3 यहाँ पे ना हमेशा एक चेक कर लेना, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन होता है ना, उसके हिसाब से इसका सीक्वेंस कई बार ये लोग ऊपर नीचे कर देते हैं. यू कैन सी लॉजिकली यहाँ पे ऑप्शन 1 के बाद ऑप्शन 2 आना चाहिए था, बट व्हाट दीस पीपल हैव डन टू कंफ्यूज यू, यहाँ पे 1 के बाद इन्होंने 3 लिखा है. ठीक है, सो अ लॉट ऑफ टाइम्स जल्दी में हम सेकंड ऑप्शन मार्क करते हैं, हमें रियलाइज हो कि नहीं यार सेकंड ऑप्शन तो यहाँ पे था. ठीक है, सो ऑप्शन 3 सेकंड पे आ रहा है. ठीक है, तो सेकंड आंसर होगा. ओके, सो या दैट्स हाउ वी डू इट. मूविंग ऑन. ओके, वेरी इजी क्वेश्चन गाइस, ट्राई दिस. Okay, so I hope you have looked at the question. So let me solve this. Zombie cells may contribute to age-related chronic inflammation. Zombie cells contribute कर सकते हैं age-related chronic inflammation में. This finding could help scientists understand more about aging process and why the immune system becomes less effective as we get older. So zombie cells contribute करते हैं age-related chronic inflammation में. ओके, सो बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन होता है उसमें zombie cells का एक contribution होता है. ये फाइंडिंग जो है वो एजिंग प्रोसेस को और इम्यून सिस्टम को समझने में हमें हेल्प करेगी, एंड इट वुड आल्सो हेल्प साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाई इम्यून सिस्टम बिकम्स लेस इफेक्टिव एज वी गेट ओल्डर. ओके, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ज़ॉम्बी सेल्स की वजह से आपके इम्यून सिस्टम पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आता होगा, क्योंकि ज़ॉम्बी सेल्स इन्फ्लेमेशन को बढ़ा रहे हैं. इन्फ्लेमेशन इज बैड फॉर इम्यूनिटी. सो इन्फ्लेमेशन के बढ़ने से इम्यून सिस्टम पे शायद कुछ नेगेटिव इफेक्ट आता होगा. उसी को ये लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट बढ़ता है. आगे बढ़ते हैं. ज़ॉम्बी और सेनेसेंट सेल्स, सेनेसेंट इज लाइक जिनको अब बस डाइंग स्टेज पे हैं जो. Zombie or senescent cells are damaged cells that can no longer divide and grow like normal cells. Scientists think that these cells can contribute to chronic health problems when they accumulate in the body. So zombie cells या senescent cells वो cells होते हैं जो damaged हैं, जो divide ही नहीं करते, grow नहीं करते normal cells की तरह, लेकिन इकट्ठे होते रहते हैं. And when they like just keep on collecting, they contribute to chronic health problems. क्योंकि chronic health problems इस वजह से हो रही हैं
बिकॉज ये ज़ॉम्बी सेल्स इकट्ठे होते जा रहे हैं, ठीक है, एक्यूमुलेट हो रहे हैं. इन यंगर पीपल द इम्यून सिस्टम इज मोर इफेक्टिव एट क्लियरिंग senescent cells from the body through a process called apoptosis, but as we age this process becomes less efficient. जब आप यंग होते हो तो आपकी बॉडी में एक प्रोसेस होता है जिसका नाम होता है एपोप्टोसिस, और उससे ये ज़ॉम्बी सेल्स को इम्यून सिस्टम क्लियर कर देता है. लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है तो इम्यून सिस्टम की इफेक्टिवनेस कम होती जाती है और ये ज़ॉम्बी सेल्स जल्दी जल्दी क्लियर आउट नहीं हो पाते, ठीक है. एज अ रिजल्ट देयर इज एन एक्यूमुलेशन ऑफ सेनेसेंट सेल्स इन डिफरेंट ऑर्गन्स इन द बॉडी, ईदर थ्रू इंक्रीज प्रोडक्शन और रिड्यूस क्लियरेंस बाय इम्यून सिस्टम. इस वजह से आपकी बॉडी के ऑर्गन्स में इन सेनेसेंट सेल्स का नंबर बढ़ जाता है. दोनों तरीकों से, या तो इस वजह से क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है सेनेसेंट सेल्स का, या फिर इस वजह से भी कि भाई आपकी बॉडी उसको क्लियर बहुत जल्दी नहीं कर पा रही, ठीक है. द ज़ॉम्बी सेल्स कंटिन्यू टू यूज एनर्जी थ्रू दो दे डू नॉट डिवाइड एंड ऑफन सीक्रेट केमिकल्स दैट कॉज इन्फ्लेमेशन which if persistent for longer periods of time can damage healthy cells leading to chronic diseases. अब ऑथर लास्ट में इसका फाइनल नुकसान बताता है कि जो ज़ॉम्बी सेल्स हैं वो आपकी बॉडी की एनर्जी तो यूज़ करते जाते हैं, लेकिन वो डिवाइड नहीं करते, वो ग्रो नहीं करते, और सीक्रेट करते हैं ऐसे केमिकल्स जो आपकी बॉडी में कर देते हैं इन्फ्लेमेशन. इस इन्फ्लेमेशन की वजह से आपके नॉर्मल हेल्दी सेल्स डैमेज होते हैं, और नॉर्मल हेल्थी सेल्स के डैमेज होने की वजह से आपको क्रॉनिक डिजीजेस होती है, ठीक है. तो देखो अब यहाँ पे जो क्रक्स है वो क्या है. zombie cells are senescent cells. These keep on collecting and this process is more prominent in old age because old age में आपकी बॉडी उनको क्लियर आउट नहीं कर पाती. zombie cells की वजह से होता है इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन की वजह से होते हैं आपको क्रॉनिक डिजीजेस, और एजिंग के ऊपर भी उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है. कुछ इस तरह की बात इन्होंने की है, ठीक है. ऑप्शंस को देखते हैं. Aging leads to less effective apoptosis, yes, and therefore zombie cells start to accumulate in the body, ठीक है. Causing inflammation, ये important था. zombie cells की वजह से inflammation होता है जिसकी वजह से aging बढ़ती है और chronic diseases आपको होती हैं, ठीक है. I think this is covering more or less everything. This is a good option. Second पे आते हैं. A younger person's immune system is healthy and able to clear the damaged cell. Okay, अब यहाँ पे एक चीज़ notice करो. इन्होंने फर्स्ट सेंटेंस में हेल्दी पर्सन की इम्यून सिस्टम की बात की. द डिस्कशन इज नॉट अबाउट हेल्दी पर्सन का इम्यून सिस्टम. द डिस्कशन इज एक्चुअली अबाउट द फैक्ट कि ज़ॉम्बी सेल्स हाउ दे क्रिएट क्रॉनिक प्रॉब्लम्स इन द ह्यूमन बॉडी. ओके, सो दिस इज लाइक आई वुड से स्लाइटली ऑफ ट्रैक, बट आगे बढ़ते हैं. बट एज पीपल एज द ज़ॉम्बी सेल्स resist apoptosis and start accumulating in the body. Now, what second option is saying is not wrong. It's true. But the problem is that you have missed out on a lot of things. Okay, like you have missed out on inflammation wala angle. You have missed out on chronic diseases. You have missed out on aging wala aspect. ठीक है. Okay, तो जो B option में लिखा है उसमें काफ़ी चीज़ें missing है. Right. The discussion is not about younger person का immune system and aged person का immune system. Okay, the discussion is about zombie cells, how they accumulate and how they cause inflammation and then diseases, right? So second option could be eliminated. Third C पे आते हैं. Senescent zombie cells are inactive or malfunctioning cells that can be found throughout your body. Obviously this is not covering anything. Okay, ठीक है, zombie cells आपको बॉडी में मिलते हैं, बट ये थोड़ी हमारा क्रक्स है. Okay, dead cells accumulate, accelerate chronic inflammation, weakening the immune system and lead to aging. Again, this is wrong. This is not about dead cells. It's about senescent cells और zombie cells. Dead cells एक अलग ही टर्म आ गया, ठीक है. senescent cells का मतलब ऐसे cells जो अभी मरे नहीं है लेकिन मरने की कगार पे हैं, ठीक है. So senescence is like basically the slow process of like when you're finally dying. So yeah, the only option that is comprehensive and covers everything is first option, and I would say this is a pretty easy question. Okay, काफ़ी आसानी से आप मार्क कर सकते हो A option as the correct answer. Okay, so last question for today, guys. Fourth one, have a look. Okay, so let's start the discussion. अब यहाँ पे मेरे पास जो सेंटेंसेस हैं उसमें इसमें रेफरेंस चाहिए, बट आ रहा है, इसमें भी रेफरेंस चाहिए, ठीक है. सेकंड ऑप्शन को पढ़ के देखते हैं. वंस द टैबूज हैव बीन ब्रोकन वीमेन यूजुअली एक्सपीरियंस लेटिंग देयर फिस्ट फ्लाई एज इंटेंसली लिबरेटिंग. इसमें ये दिक्कत है
कि द टैबूज का मतलब कुछ तो भी डिस्कशन चल रहा होगा और कुछ ऐसी टैबूज होंगी जो सोसाइटी में अलाउड नहीं होती, वो ब्रेक हो जाए तो विमेन ये कर सकती हैं। सो इसमें भी ऐसा लग रहा है कि इसमें रेफरेंस रिक्वायर्ड होगा। थर्ड ऑप्शन को पढ़ते हैं। दो दिस माइट सीम a stereotype, women, unlike men who are frequently applauded for unbridled aggression, are often socialized to keep a lid on their ire. Okay, now this looks like a good start क्योंकि काफ़ी जनरल सा स्टेटमेंट है। और इसमें कोई रेफरेंस की भी ऐसा आपको ज़रूरत नहीं है। अब इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि हालांकि ऐसा लग सकता है कि स्टीरियोटिपिकल चीज़ है, विमेन जो है अनलाइक मेन हु आर फ्रीक्वेंटली अपलॉडेड फॉर एग्रेशन, अनकंट्रोल्ड एग्रेशन, अनब्रिडल्ड इज अनकंट्रोल्ड एग्रेशन, कि मेन को तो इस चीज़ के लिए काफ़ी शाबाशी देते हैं कि आप में एग्रेशन है, लेकिन वीमेन जो है उनको इस हिसाब से सोशलाइज किया जाता है कि उनके एग्रेशन के ऊपर एक कवर रखा जा सके। दैट मीन्स वीमेन आर एक्सपेक्टेड टू control their aggression. Okay, and this is something that is societally built into them. That means society expects this from the women. और ये चीज़ इसने कैसे बताई? क्योंकि इसने यहाँ पे लिखा, हो सकता है कि आपको ये बात स्टीरियोटिपिकल लगे। स्टीरियोटाइप वो चीज़ होती है जो समाज में यूजुअली मानी जाती है किसी पर्टिकुलर जेंडर या किसी पर्टिकुलर कास्ट या क्रीड के बारे में, ठीक है। तो स्टीरियोटिपिकल माइंडसेट होता है वीमेन को लेके कि that women are not aggressive, and author says this is because that is the sort of expectation that we have as a society from women to keep a lid. Now अभी कीपिंग अ लिड की आपने बात कर दी, ठीक है, तो यहाँ पे कंटेक्स्ट सेट हो गया कि डिस्कशन होने किस चीज़ के बारे में आगे चल के होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपने नाउन फॉर्म भी यूज़ कर लिया विमेन, ठीक है। अभी नाउन फॉर्म की इंपॉर्टेंस क्या है मैं समझाता हूँ। एक्चुअली ये जो नाउन फॉर्म है ना, इस नाउन फॉर्म को रेफरेंस लेके ही आपका देम जस्टिफाई होगा, विच इज लाइक ऑब्वियसली अ प्रोनाउन, ठीक है, ऑब्जेक्ट केस प्रोनाउन। मेनी ऑफ देम are so at odds with their aggressive feelings that as a coach I often have to stop them from pulling their punches and encourage them to extend their arms so that blows might actually reach the fleshy target. Okay, so now you are actually talking about the real situation. ऐसा लगता है कि जो राइटर है वो कोच है, and like she's saying कि we think that women are not aggressive, okay, but then that is because they are expected by society to keep a control on their aggressive impulses, okay, but this is what the reality is. Now if you see यहाँ पे दो बार इन्होंने प्रोनाउन यूज किया them, तो फोर्थ ऑप्शन को मैं बिना नाउन फॉर्म के आए तो जस्टिफाई कर ही नहीं सकता। ओके, सो थर्ड के बाद में फोर्थ ऑप्शन आ गया, ठीक है, थर्ड के बाद में फोर्थ ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे दोनों बात आपने कर दी, लाइक व्हाट इज द रियल पिक्चर, व्हाई विमेन कंट्रोल देयर एग्रेशन, ओके, why they keep their aggression into control, because that is expected from the society. And then you can say once the taboos have been broken, women usually experience letting their fist fly as intensely liberating. So what is the taboo that you're talking about? Now the taboo that you're talking about is basically the taboo that you cannot be aggressive as a female, ठीक है। So third option, then fourth option, then you have the second option, ठीक है। So 3 4 2. Okay, now if I look at first option starts with a contrast word but man, woman or otherwise, there is no denying that quality of our life and character will be significantly shaped by the way we handle our anger. Now this option is contrasting the entire discussion that we have been doing till now, क्योंकि अभी तक अगर आप देखोगे तो 3 4 2 में जो मेन फोकस था वो विमेन का एग्रेशन था, ठीक है। लेकिन जब आप इस डिस्कशन को एंड कर रहे हो, ठीक है, तो आप ये बोलते हो कि लेकिन चाहे मैन हो, चाहे विमेन हो, चाहे कोई भी हो, इस बात में कोई शक नहीं है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ और हमारा करेक्टर इस बात पे काफी हद तक डिपेंड करेगा कि हम लोग अपने एंगर को किस लेवल तक कंट्रोल करते हैं। तो इसका मीनिंग पता है क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि इसके पहले आपने एंगर की बात की है, तभी आप बोल रहे हो कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप मैन हो चाहे वुमेन हो, ठीक है, एंगर को आप किस लेवल तक कंट्रोल कर पाते हो, उस चीज का जो असर है वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और करेक्टर पे पड़ेगा। ओके,
Now, if you want to really understand it, you can actually see it like this. 342 is a set because it talks about the unbridled anger or aggression in women, and like normally they control it, but once the lid is off and once they stop obeying the taboos, okay, then you can see the aggression in women. And then finally, when you end the discussion, you end it with the idea that how much you control your anger, or how much you are able to basically handle your aggression, is going to decide your final character or your quality of life. Okay, now this is a general sort of like statement that covers not only women but also men. ठीक है, तो ये ऐसा लग रहा है कि एंडिंग स्टेटमेंट का फील दे रहा है. ठीक है, अब ये एंडिंग स्टेटमेंट की जगह स्टार्टिंग भी हो सकता था, लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि यहाँ पे बट लगा हुआ है, तो थोड़ा सा ऑड हो जाएगा अगर मैं स्टार्टिंग में लेता तो, क्योंकि बट का मतलब इसके पहले आपने कुछ तो बात की जिसको आप कंट्रास्ट कर रहे हो, और वो जो कंट्रास्ट है वो एक्चुअली कंट्रास्ट कैसा कंट्रास्ट है कि आपने अभी तक फीमेल्स की बात की, लेकिन आपने लास्ट में क्लियर कर दिया कि लेकिन फर्क नहीं पड़ता कि आप फीमेल हो चाहे मेल हो. ओके, एग्रेशन का कंट्रोल तो सबको आना चाहिए बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड कैरेक्टर और व्हाटएवर, राइट. सो आई थिंक यू कैन मेक सेंस दैट द ओनली प्लेसमेंट दैट आई कैन डू in this case, okay, because it looks like an ending, good ending, okay, and also the fact कि इसके पहले आप एंगर की बात कर चुके हो, तभी आप बोल रहे हो कि भाई डज नॉट मैटर इफ यू आर अ woman or a man. Okay, okay, so in that sense, okay, I would place it at the ending. So my final answer would be 3 4 2 1. Okay, and guys, before we end this session, okay, do check out the OMAT batch. So OMAT batch आपका 20th मई से स्टार्ट हो रहा है. ओके, एंड एज अ स्टूडेंट इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एनमैट, स्नैप, सीमैट और एमएचसीटी और सीयूईटी, अगर आपको ओमैट्स लिखने हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो. यू ऑलरेडी नो दी फेसेस ऑन दी स्क्रीन. ओके, इन टीचर्स को आप जानते हो, मैक्सिमम टीचर्स आप शायद पढ़ भी चुके हो गए यूट्यूब पे. ठीक है, तो यू कैन कॉल ऑन द ऑफिस नंबर्स एंड गेट मोर इन्फो अबाउट दिस बैच. एंड फाइनली दी जेनिथ बैच हैज स्टार्टेड. ओके, तो जेनिथ बैच स्टार्ट हो चुका है, तो जितना जल्दी आप ज्वाइन कर सकते हो. ठीक है, you can join this batch if you're serious about CAT 26. Okay, you already know the teachers that you see on the screen. Okay, so these are the things that are on offer. So you have complete live sessions, 150 plus topic tests, practice sheets, 25 full length mocks, 30 sectional tests, booster courses भी आपको इसमें मिलते हैं, 1-to-1 mentorship, physical booklets, GDPI, VAT and profile building sessions. Okay, so basically everything that you will ever need for कैट प्रेप. ठीक है, तो मतलब जितना भी कंटेंट आपको लगता है, ठीक है, कैट प्रेप के लिए सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है. फॉर मोर इन्फो यू कैन कॉल ऑन द ऑफिस नंबर्स एंड दैट्स इट. ओके, सो आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट सेशन गाइस. इफ यू लाइक द सेशन, डू गिव इट अ लाइक, डू लीव अ कमेंट, ओके, व्हाटएवर you felt about the session. Okay, so yeah, see you, bye bye.